वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, जैसे पीसीएस की एग्ज़ाम्स है, आरएएस की एग्ज़ाम्स है, आईएएस की एग्ज़ाम्स है, एसएससी की एग्ज़ाम्स है। उन स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास है। आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक्स वो किताबें हैं जिनमें गागर में सागर भरा हुआ है। तो अगर कोई स्टूडेंट इन बुक्स को अवॉइड करता है, इन बुक्स को नकारता है, तो इसका मतलब ये है कि वह सफलता को नकार रहा है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे को एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं हैं। उनके लिए यह क्लास एक वरदान साबित होगी, क्योंकि हम पूरी बुक जो है आपके सामने स्टडी करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, आपसे टॉपिक की बातें करेंगे, प्रत्येक बात को समझाएंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उस टॉपिक में से ये आप लोगों को बताएंगे। तो सेशन आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। बुक का नाम है एनसीईआरटी बुक, क्लास का नाम है 11th क्लास और बुक जो है वह है पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की बुक को हम पढ़ना स्टडी करना शुरू करते हैं। आप हमारे साथ आप भी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ें, देखिए, और मैं भी आपको पढ़ करके बताता हूँ पूरी बुक्स में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहले परिचय है, इंट्रोडक्शन है इस बुक का। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं अपन? पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास की? 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं। और बुक का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। बहुत सारे प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आते हैं और वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो एनसीईआरटी की बुक्स से ही पूछे जाते हैं। तो इस बुक में अपने लायक क्या खास बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। बुक को ध्यान से रीड करेंगे। पहले अपन स्टार्टिंग देख लेते हैं। यह बुक क्या कहती है? यह बुक कहती है, देखिए, यह बुक क्या कहती है कि यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली अपन रीड करेंगे कि विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले, इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, मतलब हम लोग रीड करने जा रहे हैं चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ये पढ़ें। यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार के संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा, यानी कि इस चैप्टर को जो हम रीड करेंगे उससे अपने को कौन कौन सी बातों का ज्ञान होगा। नंबर फर्स्ट, संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फिर संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इस चैप्टर में हम ये है स्टडी करेंगे। तो आप भी हमारे साथ, आप भी एचआर सर के साथ एनसीईआरटी की बुक्स बड़े ध्यान से स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम जो है उसमें एनसीईआरटी की बुक्स की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम इनको स्टडी करते जाएंगे और अपने काम के नोट्स बनाते जाएंगे। देखिए, टॉपिक शुरू होता है, हमें संविधान की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है, उसके बारे में ये टॉपिक है। क्या क्यों आवश्यकता है भाई? देखिए क्या कह रहा है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान देखो क्या करता है, संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और यह भी कल्पना करें कि उस समूह, देखो कल्पना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं।
यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। एक बार सोच के देखिए, ठीक है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। भिन्न भिन्न समूह के लोग भिन्न भिन्न पसंद रखते हैं, भिन्न भिन्न धर्म रखते हैं, भिन्न भिन्न उनके परंपराएं हैं, भिन्न भिन्न उनकी रीति रिवाज हैं। कहते हैं भारत में जो है उसमें विविधता में एकता है, संविधान की वजह से है। कैसे देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? मतलब जितने बच्चे हैं क्या सभी को स्कूल भेजा जाए? इसका अधिकार क्या माता पिता को है? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए कि वह समूह अपने ऊपर कितना खर्च करे, या इसकी वजह से बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए? ठीक है, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। अब सभी अपने माइंड के हिसाब से अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन देश के हिसाब से उनका उत्तर जरूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो। इसलिए संविधान की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। हिंदू मुसलमानों की मान्यताएं अलग हैं, ईसाइयों की मान्यताएं अलग हैं, सिखों की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन इस देश में अगर रहना है तो सभी को अलग अलग मान्यताओं में सामंजस्य बिठाकर रहना होगा। यह बात इस संविधान से हमें सीखने को मिलती है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की भी ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। मतलब सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं और दोनों साथ कब रहेंगे, जब एक साथ रह सकते हैं ये सारे समूह। यदि खास बात आ रही है, यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं, ठीक है। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। अगर नियम नहीं हो तो क्या होगा? वो ही रियासतें होंगी, वो ही युद्ध चलेंगे, वो ही पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, खूब सारे युद्ध हो जाएंगे। अपने अपने समूह को बचाने के लिए, अपने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे युद्ध हो जाएंगे। कल्पना करें कि ऐसी बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करने लग जाएगा। प्रत्येक सदस्य क्या करेगा भाई? अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। डाउटफुल हो जाएंगे। जैसे भारत की वर्तमान परिस्थितियां हो रही हैं, सब एक दूसरे में डाउटफुल हैं। हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कहता है कि मुसलमान धर्म खतरे में है, दलित कहते हैं कि हम खतरे में हैं, ईसाई कहते हैं कि हम खतरे में हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जो कि संविधान के विरुद्ध हो रहा है। तो आप ध्यान में देखें, यह है क्योंकि उनको मालूम नहीं रहेगा कि कौन किसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। अगर ये नियम नहीं हुए तो, ठीक है, उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया
जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि एक दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, न्यायालय में लागू किया जाएगा, ध्यान से देखना, न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। यह बुक ये कहती है। ये इस बुक में जब यहाँ तक हमने जो रीड किया है उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन इस स्टडी से अपने को ये मालूम पड़ता है कि हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करें। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने को लिखने की शैली डेवलप होती है और अपने विचारों को परिपक्वता इस अब तक हमने जो रीड किया उसमें मिलती है। आ गई बात समझ में? देखिए फिर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे वो प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी बातें हैं ये। संविधान का पहला काम यह है, संविधान का पहला काम क्या है कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। संविधान का पहला काम क्या है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाता है, नियम बनाता है संविधान, कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे, कोई भी नागरिक ऐसा करेगा तो उसको ऐसा दंड दिया जाएगा, और अगर किसी दूसरे समाज के प्रति कमेंट्स करेगा तो उसको भी जेल की सज़ा, कुछ भी जो नियम होंगे उसके अनुसार उनको दिए जाएंगे। तो क्या रहेगा भाई कि नियम, समाज जो है, समाज नागरिक जो हैं, समाज के लोग जो हैं वो कुछ नियमों में बंधे हुए रहेंगे, मर्यादित रहेंगे, ये युद्ध नहीं होंगे जो पहले होते थे। नेक्स्ट बात और देखिए, आगे का पेज क्या कह रहा है, खुद करें खुद सीखें। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक स्टडी करनी है, कौन से पेज से क्या महत्वपूर्ण पर्सन निकल करके आ जाए और वह पर्सन आपकी एग्ज़ाम में आ जाए और आपको उस लक्ष्य तक ले जाए, अपन कह नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक पेज को ध्यानपूर्वक हमारे को रीड करना है। खुद करें खुद सीखें क्या करा है, पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। क्या विचार है, क्या विचार हैं इसके, देखिए। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। जैसे स्कूल के नियमों की बात कर रहे हैं कि जो भी ये नियम बनाएंगे ये सब पे लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित हैं। कक्षा का प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो, यानी कि कक्षा का जो मॉनिटर है उसका चुनाव कैसे हो, वो नियम बनाएंगे। दूसरी बात, कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है, यानी कि जो मॉनिटर बनाएंगे वह कौन कौन सा निर्णय ले सकता है। ठीक है। तीसरी बात, क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता। ऐसे भी नियम बना दो कि भाई कोई भी जो परामर्श लिए बिना कोई भी निर्णय मॉनिटर नहीं लेगा, ऐसा भी कुछ हम नियम बना दें। और यदि और लोग उससे सहमत हों तो आप इसमें से और बातें, कक्षा के लिए पिकनिक और यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ अपने नियम बना दिए हैं। अगर क्लास से स्टार्ट करते हैं ना तो अपने को संविधान समझ में आ जाता है। देखिए, इसका ध्यान रहे कि इसमें वे सभी बातें हों जिन पर पहले मतभेद रहा हो। ठीक है, जिन पर पहले वे बातें भी हों जिस पर पहले मतभेद रहा हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए, मतलब कोई भी डिसीजन ले लिया मॉनिटर तो नियम कैसे बदलें। इन सभी निर्णयों को कागज़ पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या विभिन्न छात्रों में इस प्रकार का मतभेद था? बिल्कुल होगा। उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया? भाई सभी पे नियम लागू होंगे, इसलिए मतभेद होना, अगर नियम बन जाते हैं ना तो मतभेद होना बहुत कम हो जाता है। और अगर नियम नहीं बनेंगे ना तो हर बात के लिए मतभेद बनेंगे, मतभेद होंगे कि भाई तूने तो ये कहा था कि 50 रुपये लगेंगे पिकनिक पर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप 100 रुपये ले रहे हो। लेकिन नियम बना दिया कि सभी स्टूडेंट्स के 100 रुपये लगेंगे और हम पुष्कर घूमने जाएंगे, या फिर हम कह देंगे कि हम तो
गलता जी घूमने जाएंगे या फिर कश्मीर घूमने जाएंगे, जो भी स्थान फिक्स हो जाए ना, तो फिर उसके नियम बना दिए कि उसकी इतनी फीस लगेगी, तब कोई मतभेद नहीं होगा। अगर आपने नियम नहीं बनाए तो क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। इसलिए ये बात अपने को समझाना चाहता है कि इसलिए किसकी आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता है, नियमों की आवश्यकता है, जिन नियमों के द्वारा हमारा देश चल सके, जिन नियमों के तहत प्रत्येक नागरिक संयमित, मर्यादित, अनुशासित रह सके, उन नियमों की आवश्यकता है। और इसलिए किसकी आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं अगला टॉपिक है। देखिए, तो संविधान में क्या कह रहा है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण, ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं, क्या हों, और ऐसी कौन कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। ठीक है, बनाएगा कौन। आपको कई नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग कई नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। ठीक है, कौन बनाए नियम, जो नियम बनाए उसके अकॉर्डिंग अपन काम करें या नहीं करें जरूरी नहीं है, क्या होगा, विवाद होगा। नियम ऐसे बने जो देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही हों, उन नियमों को ही सब लोग फॉलो कर सकते हैं। किसी एक समाज, एक संप्रदाय या फिर एक जाति विशेष से संबंधित प्रभावी नियमों को आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। दो आदमी नियम बना रहे हैं, एक कह रहा है मेरे नियम सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा कहे मेरे नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। ध्यान में रखना इस बात को कि संविधान से स्पष्ट है कि कौन कानून बनाएगा। ठीक है, कानून कौन बनाएगा या कानून कौन बनाएगा। ठीक है, इस बात की आप ध्यान में रखें। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। राजतंत्र जब होता है, जब राजा महाराजा होते थे, तब कानून का निर्माण कौन करता था बच्चा, कौन करता था। राजतंत्र में निर्माण कौन करता था, राजा करता था बच्चा। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। सोवियत संघ में केवल एक पार्टी ही नियम बनाती थी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में, ध्यान से देखना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। कौन लेती है निर्णय, जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। प्रश्न पे प्रश्न है, समझना जरूरी है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर, यूनानी पद्धति क्या थी, प्रत्येक मुद्दे पर, ये देखो खास बात आ गई है कि प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए। ये कौन सी पद्धति है, प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, यूनानी पद्धति है। तो अपन थोड़ा सा फोकसी कर सकते हैं इसको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पद्धति में प्रत्येक मुद्दे पर जनता को वोट देने का अधिकार था, या जनता से वोट लेकर उस
से संबंधित कानून बनाए जाते थे, तो प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को क्या करना चाहिए भी, वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों, ये सारी बातें। ये चैप्टर जो है एकदम बेसिक चैप्टर है, बताना चाहता है इस संविधान की आवश्यकता क्यों है, बताना ये चाहता है कि नियम जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाएं, ठीक है, जो सार्वभौमिक हों, जिससे विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न अनुयायियों के बीच, विभिन्न संप्रदायों के बीच, विभिन्न जाति विशेष के बीच कोई मतभेद उत्पन्न ना करे और सार्वभौमिक रूप से सभी पर लागू हो। इसलिए किसकी आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है, भारतीय संविधान की बात आती है, स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। भारत में किसको अधिकार दे रखा है कानून बनाने का, संसद को दे रखा है। इन संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा, आप लोगों को पता है सब, लेकिन इसमें क्या खास बात आ रही है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें, ये अपने को सफलता तक लेकर के जाएंगी। इस संसद का गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी भी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा, ठीक है। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। भाई संसद कानून बनाएगी तो इससे पहले उनको पता होना चाहिए कि संसद को यह अधिकार कौन दे कि तू कानून बना। यह भी खास बात है, बड़ी काम की बात है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए, यह काम संविधान करता है। संविधान उसको शक्ति देता है कि संसद कानून बना सकती है। संविधान जो है वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। अब काम आ गया संविधान का दूसरा काम, क्या आ गया बच्चा, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सारी बातें संविधान में है। क्या कह रहा है, संविधान का दूसरा काम क्या है, क्या काम है, यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, संविधान जो है सरकार की शक्तियों को भी क्या करता है, एक बंधन में बांधता है, उनके लिए भी एक सीमा रेखा तय करता है कि आप संविधान के दायरे में रहकर ही शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या सीमाएं बता रखी हैं, देखो, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित है, गलत कानून बन गए। कानून क्या हो गए, गलत बन गए हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने ये निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। ये वो खास बात है। क्या बात बता रहा है, इसको ध्यान से देखना कि कई बार ऐसे कानून सत्ता ने बना दिए क्या कि उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया कि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, ठीक है, धर्म का पालन नहीं कर सकते। यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी, ध्यान से सुनना इन बातों को, या किसी विशेष समूह
धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। यह सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या किसी खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित व अन्यायपूर्ण लगेंगे नहीं। ध्यान से देख लो एक बार कि क्या है कि कई बार कुछ सत्ता से डिसीजन ले, ध्यान से सुनना इस बात को, कौन से डिसीजन ले कि वह आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दे, अपने धर्म का पालन करने से रोक दे कि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। दूसरी बात, उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र आप नहीं पहन सकते, ठीक है। तीसरी बात, विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है या किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा या किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है सरकार या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने का अधिकार इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है अगर ऐसा करने लग जाए तो स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक यह है कि आपको यह कानून अनुचित लगेगा, अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने के बनी थी, जो संविधान के दायरे में बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। सरकार की मंशा जो है वो सही नहीं होगी, इसलिए यह कानून बनाए गए होंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, संविधान क्या करता है, इन जो सत्ता है उसके अधिकारों को क्या करती है, पाबंद करती है, सीमित करती है, ठीक है। क्या बात कह रहा है, अगली बात क्या है, देखिए। इसलिए संविधान का तीसरा कार्य यहां आ जाता है बच्चा। क्या कार्य आता है, ध्यान से देखना इस कार्य को। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, ठीक है। सरकार की भी कोई बाध्यताएं होंगी, सीमाएं होंगी कि वो उससे ज़्यादा नहीं करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रही है कि संविधान जो होता है वो भारत के नागरिकों को या किसी भी देश के नागरिकों को यह अधिकार प्रोवाइड करवाता है कि उन अधिकारों का हनन सरकार चाहे कोई भी नियम बना ले, उन नियम बना करके उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, ठीक है, उनका शोषण नहीं कर सकती। संविधान के दायरे में सरकार को इस प्रकार से पाबंद किया गया है कि वह नागरिकों का किसी भी रूप में शोषण नहीं करे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से संबंधित हों, ठीक है। तो संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। बात वही आ गई कि मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया पहले ही कि नागरिकों को ये मूल अधिकार दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो ये नागरिक उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और सरकार को उच्च न्यायालय का आदेश मानने के लिए पाबंद किया जा सकता है और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे कि नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है कि नागरिकों को आप मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते, चाहे आपके सभी कानून बना लें।
ठीक है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का भी अधिकार है, मूल अधिकार है, और कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं भी प्रोवाइड की गई हैं। कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं को का अधिकार है, और जैसे भाषण की स्वतंत्रता, कि नागरिक जो होते हैं वो भाषण दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रख सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, कि उसका अंतरात्मा क्या कहती है उसकी स्वतंत्रता पर वह काम कर सकता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें जैसे हम आगे रीड करेंगे बहुत सारी बात आएंगी, लेकिन इस पेज को हम रीड कर रहे हैं ना, तो यह पेज अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम दे रहा है, लेकिन अपनी समझ को मजबूत कर रहा है। ये ध्यान से देखना इस बात को। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। जब भी पूरे देश पे ही संकट आ जाए तब जरूर मूल अधिकारों पर, मौलिक स्वतंत्रताओं पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, उन्हें सीमित किया जा सकता है। ठीक है। अगर देश में आपातकाल है तो आप ऐसे ही थोड़ा ना रोड पे संगठन बना करके भाषण देने लग जाएंगे। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है इन अधिकारों को, इन स्वतंत्रताओं को, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां भी बता दी कि अगर इस प्रकार की बातें होती हैं तो आप इन अधिकारों को वापस ले सकते हैं। ठीक है। ये कुछ बातें थी किसकी, चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 11th की। आगे इस चैप्टर को हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। क्लास कैसी लगी आपको इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास आपको यहीं से मिलती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।